सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि विलंब कैसे देखें। तो यह सूत्र हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र को के आधार पर हम सभी अध्ययन करने वाले हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र के पृष्ठ संख्या 172 में यह सभी बातें बतलाई गई है। तो आइए चलते हैं हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का पहले हम लोग अवलोकन करते हैं। कक्षा के उपाचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी कक्षा में शामिल हैं। हम इनसे निवेदन करेंगे कि 159वें श्लोक से 162वें श्लोक तक का पठन करें। रंध्रांसे धारराशि स्थिते लगनांसे भेर्गुसंयुते पंचविंशत्रिसे विवाहं लभते नरा भाग्यते शुक्रे तद्मये राहु संयुते एक त्रिशास्त्रिस्ते दारलाभं विनिर्दिशे भाग्या जामित्रगे शुक्रे तद्धूने धरणायके त्रिंशे वा सप्तत्रिंशाब्दे विवाहं लभते नरा। तो आइए चलते हैं, हम सभी इस सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा गया है कि विवाह विलंब विवाह। तो जैसा कि जातक शास्त्रों में या हमारे धर्म शास्त्रों में विवाह के लिए जो समय बतलाए गए हैं वह काफी छोटे उम्र से ही बतलाए गए हैं। 5 वर्ष, जैसा कि हम लोगों ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी पढ़ा था कि 5 वर्ष में शादी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पूर्व की श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है सप्तमे शुक्र तो 7वें या 12वें वर्ष में, यानी कि 7 वर्ष में भी शादी। यहाँ पे देखिए 5वें या 9वें वर्ष में शादी, यानी कि 5 वर्ष में भी शादी की बात ली गई। तो यह पुस्तक उस समय की है जब हजारों साल पहले की बात है। उस समय बचपना में शादी भी होता था और फिर बाद में व्यक्ति जब वयस्क होता था तो गौना इत्यादि होता था। लेकिन शास्त्र तो वही है। अगर 5 वर्ष में शादी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि सभी स्थितियां सामान्य रही तो 5 वर्ष में शादी, तो कहने का मतलब आज के जमाने में यह सूत्र ऐसे लगता है कि यदि लग रहा है तो व्यक्ति का सामान्यतः उम्र में ही शादी हो जाता है, कम प्रयास में ही शादी हो जाता है, विवाह में कोई समस्याएं नहीं आती है। अब जितना इसमें विलंब वाली बातें आती है, अगर मान लीजिए कि हाँ हम लोग जो आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं, यहाँ 159वें श्लोक से तो यहाँ 23वें वर्ष या 26वें वर्ष दिया गया। तो 23 में से अगर हम 5 कम कर देते हैं तो 18 वर्ष होता है। और आजकल शादी ही 20-25 वर्षों के बाद में की जाती है। सामान्य उम्र शादी का 20-25 वर्ष। तो अगर हम 25 में 18 जोड़ते हैं तो 43 वर्ष होता है, यानी कि इस उम्र में 23वें-26वें वर्ष में काफी विलंब हो गया। तो जब यहाँ हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब पुस्तक में 15-16 वर्ष से अधिक उम्र में शादी के योग ग्रह योग बनते हों तो उसको विलंब विवाह योग समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो सूत्र है लिखा जा रहा है कि सप्तम भाव के नवमांश में लगने से हो। अब सप्तम भाव का नवमांश क्या होगा? सप्तमेश 12वें भाव में हो तो 23वें या 26वें वर्ष में विवाह होता है, यानी कि विवाह में विलंब होती है।
तो सातवें भाव का नवमांश यहाँ पर सप्तमेश के नवमांश नहीं लिखा गया है। सप्तम भाव के नवमांश बतलाए गए हैं। अगर यही सप्तमेश के नवमांश होता तो यहाँ पर जब सप्तमेश लिखा गया तो यहाँ पर भी सप्तमेश लिखा जाता ना। जी। और यहाँ पे दारांश, दारा अंश लिखा गया। लग्ननाथ है यानी कि लग्नेश। अब यहाँ पर आज की कक्षा में पांडे अभिषेक जी शामिल हैं। तो जब जब संस्कृत के कोई शब्द होता है और जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग अभिषेक जी से, क्योंकि नए जमाने के आचार्य हैं और इन्होंने काफी पुस्तकों को पढ़ा है, इनके पास में शब्दों की काफी परिभाषाएं हैं। तो अभिषेक जी कृपया बतलाएंगे कि इसका अर्थ क्या हम लोग समझें। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जी दारांशक गते लग्न नाथे दारे स्वरे व्यय, यानी दारांश का मतलब कि दारा भाव यानी सप्तम भाव, और अंश गते यानी उसके अंश में, गत यानी जो भी होगा अंश उसका होगा। और लग्न नाथे जैसा आप बता रहे थे कि लग्ननाथ यानी लग्नेश, और दारेश्वरे व्यय व्यय। अब दारेश्वरे व्यय चा भी हो सकता था, तो दारेश्वर यानी दार का ईश्वर यानी सप्तम भाव का ईश्वर, यानी कि मालिक यानी सप्तमेश, और व्यय यानी व्ययेश त्रयो। जी गुरु जी। हाँ, चलिए ठीक है। अब समझना तो हम लोगों को यही है। तो सप्तम भाव जी का जी नवमांश क्या होगा? सप्तम भाव का नवमांश क्या होगा? सप्तमेश का तो नवमांश सब लोग समझ जाएंगे कि सप्तमेश के नवमांश में हो। यदि यह लिखा हुआ रहता टीका में, या इस शब्द का अर्थ हम लोग इस प्रकार समझते कि सप्तमेश के नवमांश में, तो सप्तम भाव में मान लिया जाए कि अब इसी उदाहरण कुंडली में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, तो सप्तमेश के नवमांश में लग्नेश हो, यानी कि नवमांश कुंडली में 3 और 6 नंबर की राशि जहां लिखी गई होगी, अगर वहां पे लग्नेश होता, अगर मान लीजिए कि 3 यहाँ पर है तो 4 5 6 यहाँ हो जाएगा, तो लग्नेश यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, तब 3 यहाँ 6। तो देव गुरु बृहस्पति अब यहाँ पे होते या यहाँ होते तो यह होता है कि सप्तमेश के नवमांश में, तब होता। शायद आप लोग इस पुस्तक के शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। पुनः पुस्तक पर चले। पुस्तक में लिखा हुआ है कि सप्तम भाव के नवमांश में लग्नेश हो। तो यदि सप्तमेश के नवमांश में लग्नेश होता तो हम लोग क्या करते, क्या सोचते? जब आप लोग कुछ बोलिएगा ही नहीं तो फिर हम आगे क्या बात बढ़ाएंगे? हमारी आवाज भी आप लोग सुन पा रहे हैं। इसको हम आचार्य जी इस तरीके से बोलेंगे कि नवमांश में सप्तम भाव में लग्नेश गए। जो हम कह रहे हैं उसी को केवल समझिए ना, फिर उसके बाद में तब अपनी बात करें। हमने यह कहा कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि सप्तमेश के नवमांश में लग्नेश हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? पहले इसको हम लोगों को, इस शब्द को समझ लिया जाए। कभी कभी इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, कि अष्टमेश के जी नवमांश में या लग्नेश के नवमांश में। तो यदि सप्तमेश के नवमांश में लग्नेश हो ऐसा शब्द रहता तो हम लोग क्या समझते? तो सप्तम सप्तम, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं, अब यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। तो बुधदेव की जो राशि है 3 और 6, इस राशि में नवमांश कुंडली में यदि लग्नेश होते तो यह बात होती। सही हो। क्या अभिषेक जी यही बात है ना? जी गुरु जी। जी गुरु। लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सप्तम भाव के नवमांश में लग्नेश हो।
तो यह थोड़ा सा गुण शब्द हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसको हम सब कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए सप्तम भाव का जो अंशात्मक मान होता है वह लग्न का भी होता है। तो लग्न के अंशात्मक मान को हम लोग नवमांश के सप्तम भाव में रख देंगे। अगर लग्न का मान 1 मिनट यहां पर समझना होगा, विस्तृत रूप से इस कुंडली को भी मिटाते हैं, दूसरी एक कुंडली बनाते हैं। बोलिए ना सर। आय कंटिन्यू जाके बोले के प्रतीक्षा करत आने की अब आयम तो रसमलाई मिली कथी कथी नु हमरे समय के सहत रहनी ना। सुनत सुनत अब हालत खराब हो गई। कथी बर्तन ले आई बता तक हाँ ना एक को में आट जाई। एगो भगवाना लेके आवत नहीं वही मैं रख ले आनंद भैया अपना म्यूट कर लीजिए मोबाइल में। ये आज ऐसे आईडी से जुड़े हुए हैं कि हमसे भी माइक बंद नहीं हो रहा है। आनंद जी एक बार लेफ्ट होकर के पुनः रिज्वाइन आज हो ले आप। गुरु जी मेरा माइक तो ऑफ है लेकिन आवाज कैसे चला जा रहा है? अब ऑन किया मैं। नहीं नहीं, एक बार आप लेफ्ट होकर के रिज्वाइन हो लीजिए। एक बार लेफ्ट होइए पुनः रिज्वाइन हो लीजिए, या हम यहाँ से आपको लेफ्ट हम भी कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अब रिज्वाइन हो लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए इस बात को समझने के लिए, इस सूत्र को समझने के लिए किन कायदों से हम सभी समझ सकते हैं। तो यदि लग्न का मान 19 हो जाए, यदि लग्न का मान 19 हो और लग्न में मीन राशि हो तो नवमांश का लग्न क्या बनेगा? तो यह छठा नवमांश हो गया, यह छठा नवमांश हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मीन का नवमांश कर्क से शुरू होता है। मीन का नवमांश कर्क से शुरू होता है। तो अब यह छठा नवमांश है, 19 अंश है तो छठा नवमांश हो गया। तो कर्क से छठा धनु होता है तो यहाँ पर धनु लग्न हो गया नवमांश कुंडली का। तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब यदि लग्नेश यहाँ पर पुस्तक में लिखा गया रहता कि सप्तमेश के नवमांश में हो, तो लग्नेश अब यहाँ होते या यहाँ होते तो यह नियम लगता, लेकिन नहीं, सप्तम भाव के नवमांश में तो जो लग्न का अंशात्मक मान है वही अंशात्मक मान सप्तम भाव का भी होता है। यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, यहाँ पर अब 6 नंबर की राशि है। तो इस 6 नंबर की राशि का फिर छठा नवमांश क्या होगा? तो 6 नंबर राशि का नवमांश 10 नंबर राशि से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? मकर। 6 नंबर राशि का नवमांश 10 से शुरू होता है, तो यह छठा नवमांश हो गया, यानी कि यहाँ कर्क। अब इस राशि में लग्नेश हो जाए, इस राशि में लग्नेश हो जाए। अब देवगुरु बृहस्पति यदि यहाँ हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर यदि हो जाते हैं तो सप्तम भाव के नवमांश में हुए ना? जी ये आना चाहिए मिथुन। हाँ, ये तो हम मकर से यह कर्क आ गया, मकर से यह कर्क हो गया, 7वां।
ये सातवां हो। मिथुन आएगा सर सातवां। हाँ, तो हमने भी तो कहा है कि मकर से शुरू होता है और छठे नवमांश में है, तो गिनती में हो गया था मिथुन में। तो देव अगर लग्नेश अब यहाँ हो जाए तो सप्तम भाव का नवमांश यह हुआ, सप्तम भाव का नवमांश यह हुआ कि सप्तम भाव के नवमांश में लग्न कुंडली के लग्न कुंडली के लग्नेश हो। तो क्या हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ये तो कोई निश्चित राशि नहीं रहेगी ना, लग्न का अंशात्मक मान तो कोई निश्चित रहेगा नहीं। जी अगर हम लोग सप्तम भाव का भी, अगर रुकिए, अगर हम लोग सप्तम भाव का भी अगर नवमांश कुंडली बनाएंगे, तब तो सप्तम भाव के नवमांश कुंडली का लग्न मिथुन हो जाएगा। यहाँ पे समझिए हम लोग चर्चा क्या करना चाहते हैं, पुस्तक का क्या सूत्र निकल के आ गया और वह हम सबों को क्या सीखने को मजबूर कर रहा है। केवल पुस्तक की बात पढ़ के यदि आगे बढ़ जाएं तो कोई तो खास फायदा नहीं हुआ ना। जी अब किसी भी भाव का अगर सप्तम भाव का तो ठीक या सातवें है, अगर 9 नंबर का ये लग्न हो गया तो इससे ठीक सातवें, यदि लग्न भी लग्न से सातवां है तो यह नवमांश से भी सातवां हो गया। यानी कि सप्तम भाव का नवमांश का लग्न कौन होगा? तीन नंबर की राशि, लग्न की नवमांश राशि कौन हुई? धनु राशि हो गई। तो सप्तम भाव का यदि हम नवमांश कुंडली बनाते हैं तो ठीक इसी नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को लग्न मान लेंगे, बस सप्तम भाव का नवमांश बन जाएगा। जी तो यहां से स्पष्ट यह हुआ कि यदि लग्नेश सप्तम भाव के नवमांश में, यानी कि यदि लग्नेश D9 कुंडली के सप्तम भाव में हो, यदि लग्नेश D9 कुंडली के सातवें सप्तम भाव भाव में, यदि लग्नेश D9 कुंडली के सातवें भाव में हो, या सूत्र कितना भी किसी भी कुंडली पर लगा के देखेगा तो वह सप्तम भाव ही बनेगा, वह सप्तम भाव ही बनेगा कि लग्नेश D9 कुंडली के सप्तम भाव में हो एवं सप्तमेश 12वें भाव में हो तो विवाह में विलंब होता है। यह सूत्र की व्यापकता यह है कि अब यहाँ पे 6 नंबर की राशि हो गई, लग्नेश गुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए और लग्न कुंडली का सप्तमेश लग्न कुंडली के 12वें भाव में हो जाए तो विवाह में विलंब होता है। हो गया। और व्यक्ति का इच्छा ही नहीं करेगा जल्दी शादी करने का। अगर लग्नेश, यह सूत्र है, यह सूत्र दूसरे कायदे से हमने पढ़ा कि यदि लग्नेश D9 कुंडली में, आप देखेंगे आप लोगों पर अपने पर लगाए कि क्या आपके लग्न कुंडली का लग्नेश D9 कुंडली के सप्तम भाव में है, यदि हैं तो एक जो होता है कि विवाह के लिए उतावलेपन कि नहीं विवाह कर लेंगे, अब कर लेंगे, इस प्रकार की मन में भावनाएं नहीं आती, यानी कि स्वयं की तरफ से भी कुछ ये हो जाता है। और सब, एक तो स्वयं की तरफ से ये हो गया कि हाँ भाई उतनी इच्छा नहीं, और सप्तमेश भी 12 में चला जाए तो और विलंब कर देता है। चलिए दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र कह रहा है कि अष्टम भाव की नवमांश राशि 7वें भाव में हो
लग्न के नवमांश में शुक्र युक्त हो तो भी विवाह में बाधा आती है, विलंब होता है, समस्याएं आती है। विलंब का, देरी का मतलब हो गया कि समस्याएं हैं, तभी तो विवाह विलंब से होगा। ये सभी ग्रह योग है। यहां भी कहा जा रहा है कि अब अष्टम भाव की नवमांश राशि, नवांश राशि 7वें भाव में हो। अष्टम भाव की नवमांश राशि 7वें भाव में हो। यह जदा कदा यह सूत्र बनते हैं, मिलता है। सैकड़ों कुंडली, 200 300 कुंडली आप देखेंगे तो किसी एक कुंडली पर यह सूत्र देखने को मिल जाता है। लेकिन हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक के हर सूत्रों को यथासंभव यदि हो सके तो समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार लग्न के नवमांश में शुक्र युक्त हो, इसको क्या, अब यदि इसको पुनः समझना है तो पहले वाले श्लोक के आलोक में हम लोग इसे भी समझ सकते हैं। यदि फिर भी समझने में समस्याएं आ रही हो तो फिर यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया इससे हम लोग समझ लेंगे स्पष्ट रूप से। यहाँ कह रहा है कि लग्न के नवमांश, तो लग्न का नवमांश क्या होता है? जो लग्न में अंशात्मक मान है, वह जो राशि है लग्न में, उस राशि के अंशात्मक मान के अनुसार जो नवमांश राशि बनती है वही, यानी कि लग्न का नवमांश कौन हुआ? तो लग्न का नवमांश तो नवमांश कुंडली का लग्न हो गया। अब अष्टम भाव की नवमांश राशि 7वें भाव में हो, तो हमारे गुरुजनों का कहना है, बाबा कहते थे कि भाव संधि बार बार या प्रत्येक भाव तो स्पष्ट व्यक्ति करता नहीं है, तो लग्न की ही राशि को अष्टम भाव में रख लो, क्योंकि फल तो लेना है लग्न को, देना है भाव को, देना है भाव को, लेना है लग्न को। तो क्या लग्न ले पाएगा कि नहीं? तो लग्न उसके योग नहीं है तो नहीं ले पा रहा है। अब व्यक्ति, अब यहां पर एक बात आ जाती है कि हम कब भाव मध्य का उपयोग करें या कब लग्न का उपयोग करें। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि लग्न को लाभ लेना होता है और भाव को लाभ लेना। आपने सुना होगा, आप सबों ने, कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं और सही भी बोलते हैं कि भाई मेरे, हम बड़ा अथक प्रयास करते हैं, बड़ा, और कहीं से कोई हम कोताही नहीं रखते अपने कार्यों में, लेकिन काम का फल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उसका भाव, उस भाव का फल, मतलब कि दसम भाव फल ही नहीं दे रहा है। लगने से लेना तो चाहता है, तभी तो काम कर रहा है ना, लेकिन तब दसम भाव फल नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि काम तो बहुत ढेर सारे मिलते हैं, कमुए करने में मन नहीं लगता है, काम करने में ही मन नहीं, तो इसका मतलब लग्न ही नहीं लेना चाहता। उस स्थिति में लग्न मध्य का विचार करना चाहिए। हम लग्न मध्य का विचार कब करें और भाव मध्य का विचार कब करें? तो जब फल मिलने की समस्याएं आ रही हो तो भाव मध्य का विचार करते हुए फलादेश करना चाहिए, और व्यक्ति मैनेज ना कर पा रहा हो तो लग्न मध्य। क्या बोनी जी, मेरा विचार कहाँ तक सही है? जी गुरु जी, एकदम सही है। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा कि लग्न के नवमांश में शुक्र युक्त हो, तो लग्न का नवमांश जो होता है वह लग्न कुंडली के नवमांश कुंडली का जो लग्न होता है वही लग्न का नवमांश होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अब किसी भी भाव की नवमांश देखना हो तो लग्न की डिग्री, जिस प्रकार दृष्टांत देखने के लिए 22वां दृष्टांत देखने के लिए 64वां नवमांश देखने के लिए लग्न के अंशात्मक मान को हम लोग रखते हैं उस भाव में ना, वहां पे किसी भी पुस्तक में यह नहीं बतलाया गया है कि उस भाव मध्य को रखा जाए।
लग्न के अंशात्मक मान को ही प्राथमिकता दी गई है। तो ठीक, अब अष्टम भाव में लग्न के 9 अंशात्मक मान को रखेंगे। तो अब यहाँ पे तुला राशि है, लग्न का अंशात्मक मान 19 है, तो तुला से ही शुरू होता है, तुला से ही शुरू होता है। मीन आएगा। तो मीन हो गया। अब आप सभी देखें, अब मीन जो है अब यहाँ पर रिसर्च करना है, यहाँ पर रिसर्च करना है। यहाँ पर हम लोगों ने अष्टम भाव का नवमांश देखा, तो नवमांश कुंडली के चौथे भाव में राशि बनी ना, नवमांश कुंडली के चौथे भाव में यह राशि बनी। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और करना है हम सबों को। ज्योतिष का क्लास है, केवल सूत्रों पर नहीं चलता है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके भी समझने होते हैं। अगर यही लग्न का मान अगर 11 होता, यदि लग्न का मान 11 होता, तो फिर क्या होता? यह चौथा नवमांश है, 11 अंश चौथा नवमांश हुआ। तो मीन का नवमांश कर्क से शुरू होता है, मीन का नवमांश कर्क से शुरू होता है, तो चौथा तुला राशि हो गया। अब यदि तुला राशि हो गया, तो हम लोग इसी को मानते, लग्न यह हो गया, तुला राशि से लग्न आ गया। अब यही 11 अंश अगर हम लोग अष्टम भाव में रखते हैं, तो तुला से चौथा, क्योंकि तुला का भी अंशात्मक नवमांश तुला से शुरू होता है, तुला से ही शुरू होता है ना जी गुरुजी। तो अब तुला से चौथा मकर। तो यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से क्या शिक्षा मिली? यह एक्सपेरिमेंट करने से कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, यह बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक है, आगे आने वाले अध्यायों में ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि एक श्लोक पर हम लोग 2-2, 3-3 दिन क्लास करते रह जाएंगे। इसीलिए सब कोई थ्रोली बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक पढ़ना भी नहीं चाहता और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो यहां से हम सबों को क्या शिक्षा मिली? तो जब नवमांश का लग्न तुला का हो गया, तो अष्टम भाव का लग्न, अष्टम भाव का नवमांश कहाँ चला गया? उससे चौथे। अगर यह धनु है, मीन है, अंशात्मक मान 19 है, तो हम लोगों ने पाया कि अष्टम भाव का नवमांश चौथे भाव में आ रहा है। मीन में आया तो चौथे में आ गया कि नहीं आ गया? जी। तो अष्टम भाव का जो नवमांश होगा, वह नवमांश कुंडली के किस भाव में जाएगा? अभी भी आप लोग ध्यान से नहीं समझे इसका मतलब। अष्टम भाव का नवमांश कुंडली के चौथे भाव में आ गया, और सप्तम भाव का नवमांश कहाँ गया? नवमांश कुंडली के 7वें भाव में आया। जी गुरुजी। यदि अभी भी अगर हम सभी इसे नहीं समझे, तो लग्न का अंशात्मक मान एक बार और बदल के देखते हैं। अगर लग्न का अंशात्मक मान 25 होता, तो नवमांश लग्न की कुंडली क्या बन जाती? यह तो 8वां नवमांश हुआ, मीन का कर्क से चलता है, तो 8वां कुंभ लग्न की बन जाती ना। जी गुरुजी। अब यह नवमांश कुंडलिया हो गया। अब इसके बाद में अब 7वें भाव का नवमांश कौन होगा? तो यह पूर्व के नियमों के अनुसार हम लोगों ने यह पाया कि 7वें भाव का नवमांश कुंडली का 7वां भाव ही होता है। तो फिर
अब यह इस अंशात्मक मान को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो सप्तम भाव का नवमांश तो 5 आना चाहिए, तो फिर कर ले। तो 6 नंबर की राशि 25 अंश 8वां नवमांश, तो सिंह आएगा। कन्या का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? मकर से। मकर से तो सिंह ही आया। सिंह आया। तो हम लोगों ने क्या सीखा? निष्कर्ष, हम जब तक आप लोग निष्कर्ष नहीं बोलिएगा तो हम इसी पर आगे पीछे घूम के चर्चा करते रह जाएंगे। लग्न लग्न के अंश को ही ध्यान में लेना है, किसी भी भाव की बात हो। चलिए, यहाँ से एक चीज और हमने पाया कि यदि लग्न का नवमांश कहा जाता है तो नवमांश कुंडली का लग्न, सप्तम भाव का नवमांश कहा जाए तो D9 कुंडली के 7वां भाव। अब अष्टम भाव का नवमांश अगर कहा जाता है तो यही 25 अंश यदि हम लोग यहाँ रख देते हैं तो तुला का नवमांश तुला से ही शुरू होता है। तुला का नवमांश तुला से ही शुरू होता है तो वृषभ आ जाता है। वृषभ है। तो फिर यह तो 5 से 10वें हो गया, 5 से 10वां हो गया। तो क्या यह जो रीजनिंग टाइप से हम लोगों ने जो सीखने का प्रयास किया, क्या यह सार्थक रहा कि निरर्थक रहा, या हम लोगों के सूत्रों में कहीं से कोई गड़बड़ हुआ? गुरुजी लग्न का जो 25 अंश था हमने शोधा था, 12वें मीन लग्न का है 25 अंश। तो वहां पे हमने देखा था कि 4 5 6 7 8 9 10 11 कुंभ आ रहा था। तो हाँ, कुंभ से 8वां होना चाहिए था ना गुरुजी, नवमांश कुंभ बन रहा था। हाँ। तो वहां से 8वां कन्या बनता। नवमांश यदि 11 है तो कुंभ है तो। हाँ, मतलब कि लग्न या मीन लग्न है तो मीन का अगर 25 अंश है तो मीन का तो कर्क से शुरू होता है, तो कर्क से 8वां, मीन का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? हाँ, कर्क से 8वां मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब के कुंभ हुआ गुरुजी। कुंभ नवमांश लग्न हुआ। हाँ, कुंभ हो गया। तो अब सप्तम भाव में 25 अंश रखेंगे तो 6 नंबर की राशि का, तो 6 नंबर की राशि कितना से शुरू होता है? 7 10 से 10 से शुरू होता है, तो 10 से 8वां 5 सिंह हो गया। वो हो गया, सप्तम तक ठीक रहा। पर जैसे हमने अष्टम से गिनना शुरू किया तो तुला से हमने 25 अंश गिने तो 7 8 9 10 11 12 1 और 2 तो वृषभ आया। पर वो कुंभ डायरेक्ट कुंभ से हमें नहीं मिल रहा है। कुंभ से अगर कुंभ नवमांश लग्न में है तो उससे ये वृषभ राशि है वो अरे मेरे चतुर्थ भाव में भाई, है। अरे मेरे भाई, अरे तो नवमांश लग्न तो कुंभ ही है ना, जी गुरुजी। तो कुंभ से यह चौथा है कि नहीं है? हाँ है गुरुजी। तो बातें वही हो गया ना कि अष्टम भाव का नवमांश कहाँ जाएगा? नवमांश कुंडली के चौथे भाव में आया चौथे कि भाव नहीं में आया? जाएगा। हाँ आया। तो जो चीज हम लोग सीखना चाह रहे थे, हम लोग सीख पाए कि नहीं पाए? मतलब सूत्र को हम ऐसे कायदे से समझ ले कि ज्यादा हम लोगों को दिमाग ना करना। लगना। अब यहाँ पर देखा जाए, पुनः हम लोग पुस्तक पर चलते हैं, लिखा गया है कि अष्टम भाव की नवमांश राशि 7वें भाव में है। इस सूत्र को हम लोग कुंडली में कैसे देखेंगे? तो हम लोग पुनः कुंडली में यह देखेंगे कि लग्न D9 कुंडली के चौथे भाव में जो राशि है वह राशि लग्न कुंडली के 10वें भाव में हो, लग्न कुंडली के 7वें भाव में हो, तब तो यह अष्टम का नवमांश बना ना। अष्टम भाव का नवमांश तो जी लग्न कुंडली का चौथा भाव बना ना। जी गुरुजी। तो नवमांश कुंडली के चौथे भाव की, नवमांश कुंडली के चौथे भाव की राशि यदि सप्तम भाव में हो और लग्न के नवमांश में शुक्र युक्त हो
और क्या हो गया, और नवमांश कुंडली के लग्न में शुक्र हो, नहीं नवमांश कुंडली के लग्न में शुक्र हो, यह नहीं, ये लग्न कुंडली में शुक्र नहीं, नवमांश कुंडली के लग्न ना, लग्न के नवमांश में शुक्र युक्त हो। इस सूत्र को आप एक बार अभिषेक जी बोले कि हम लोगों ने इस सूत्र को, पुस्तक के सूत्र को हम लोग अपने व्यवहारिक अंदाज से कैसे समझ पाए। गुरु जी, रध्रांसे दार राशिस्थे लग्नांसे भृग संयुते पंचविंशे त्रयस्त्रिंशे विवाहम लभते नरः। रंध्रांसे अर्थात अष्टम भाव के अंश में और दार राशि स्थिते, दार यानी सप्तम भाव की राशि में स्थित, लग्नांसे लग्न के अंश में, भृगु संयुते अर्थात शुक्र जो है संयुक्त युक्त होकर, पंचविंशे त्रयस्त्रिंशे, पंचविंशे यानी 25 और त्रयस्त्रिंशे यानी 33 में विवाहम लभते नरा, विवाह को नर जो है यानी प्राप्त होता है, यानी विवाह होता है। अच्छा चलिए ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पुस्तक की बातों को पढ़ा और उसे पुनः समझा दिया, ठीक है। हम लोगों ने यह समझा कि अष्टम भाव की जो नवमांश राशि होती है वह नवमांश कुंडली के चौथे भाव में पड़ता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यही पढ़ा है ना कि अष्टम भाव की नवमांश राशि नवमांश किस भाव में पड़ता है, चौथे भाव में। तो इस सूत्र को हम लोग ऐसे घुमा के पढ़े कि नवमांश कुंडली के चौथे भाव में जो राशि हो वह लग्न कुंडली के सप्तम भाव में वही राशि हो, एवं नवमांश कुंडली के लग्न में शुक्र हो तो पुरुष की विवाह में विलंब होती है, समस्याएं आती है। इस सूत्र का विकल्प यही है या दूसरा कुछ है? बोनी जी कृपया आप भी बोले, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी लोग नहीं समझ पाया इसको। या यदि कोई व्यक्ति इसको समझ पाया हो तो वह भी बोले। हाँ बोनी जी बोला जाए, आपका माइक खुला हुआ है। यही सही है गुरु जी जो आपने कहा। चलिए, अब इसके बाद में अन्य कोई सदस्य जो इस सूत्र को समझा हो कृपया अपने शब्दों में एक वाक्य में बोले, कोई भी बोले, इतने व्यक्ति हैं, काफी लोग हैं। विश्वास उपाध्याय जी आप अपनी बातों को रखेंगे? जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से प्रयत्न करता हूँ। यहाँ जैसे आपने हमें गिनती सिखाई, पहले तो लग्न के अंश हमको लेने हैं। जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा कि मीन लग्न था तो उसमें 25 डिग्री मान लिया हमने। तो मीन लग्न कर्क से शुरू होता है नवमांश, तो वहां से हमने 25 डिग्री तक, मतलब कि 3-20 का एक नवमांश होता है, उस हिसाब से हमने गिनती किया तो कुंभ नवमांश हो रहा था। नवमांश कुंडली का लग्न बना कुंभ। इसी प्रकार अष्टम भाव में जो राशि आई थी तो वो आई थी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला आई थी। तो तुला से फिर से 25 डिग्री का ही हमें देखना है। तो तुला का तुला से ही शुरू होता है, तो वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, मतलब कि वृषभ राशि आई। तो जहां पे भी वृषभ राशि है वो अगर लग्न कुंडली के सप्तम भाव में है, इस तरीके से हमें ढूंढना है, ऐसा मेरे समझ में आया गुरु जी। अच्छा फिर सुने दोबारे, हमने यह कहा है 160वें श्लोक के परिप्रेक्ष्य में, हमने नहीं कहा है, हमने समझा है। तो जो हमने समझा वह मैंने अपनी बातों को रखा। हमने यह समझा है कि अष्टम भाव की नवमांश राशि 7वें भाव पे हो, तो हम लोगों ने गुना गणित करके समझा, तो हम लोगों ने पाया कि अष्टम भाव की नवमांश राशि नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बनती है। तो नवमांश कुंडली के चौथे भाव में जो राशि हो वह राशि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में हो, और लग्न में
D9 कुंडली के लग्न में, यानी कि लग्न के नवमांश यानी कि D9 कुंडली के लग्न में शुक्र देव बैठे हुए हो तो विवाह में समस्याएं आती है। पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि नवमांश कुंडली के चौथे भाव में जो राशि हो वह राशि लग्न कुंडली के 7वें भाव में हो, और लग्न कुंडली में लग्न में ही नहीं D9 कुंडली के लग्न में शुक्र हो तो विवाह में समस्या है। दोनों कंबाइंड। अब एकदम समझ में आ गया। किसी की भी कुंडली हो, नवमास कुंडली का चतुर्थ भाव देखना है, वो लग्न कुंडली के 7वें भाव में होना चाहिए और हाँ। नवमास में शुक्र होना चाहिए गुरुजी। ये हाँ तो समझ यह में आ गया। हाँ तो यह सूत्र महिलाओं पर लागू नहीं होगा, यह सूत्र पुरुषों पर लागू होगा, क्योंकि कोई भी पुस्तक जो लिखा गया है पुरुष प्रधान बना करके लिख दिया गया है। तो शुक्र जो है वह पत्नी का कारक है, इसलिए यदि महिला की कुंडली हो तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति देख लेंगे। सूत्र वही रहेगा कि नवमांश कुंडली के जो चौथे भाव में जो राशि है वह लग्न कुंडली के 7वें भाव में हो और D9 कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो तो महिलाओं के विवाह में समस्या है या विवाह विलंब से। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी गुरुजी। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ लिखा जा रहा है कि भाग्य भाव से नहीं भाग्य स्थान से भाग्य भाव में शुक्र हो, यानी कि पंचम भाव में शुक्र देव हो, 5वें शुक्र हो और उससे 12वें राहु हो। भाग्य स्थान से भाग्य भाव में शुक्र हो और उससे 12वें राहु हो, यानी कि चौथे राहु, चौथे में राहु और पंचम में शुक्र, तो विवाह में समस्याएं, विवाह में विलंब। महिला के कुंडली के लिए पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में गुरु और चौथे भाव में राहु। और यहाँ यह भी सूत्र है कि भाग्य भाव से 7वें भाव में शुक्र हो, यानी कि तीसरे भाव में शुक्र और उससे 12वें दूसरे में राहु, तो विवाह में और विलंब। यदि महिला की कुंडली हो तो तीसरे में गुरु और दूसरे में राहु। तो विवाह। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा, हालांकि 2 ही श्लोक में हम लोगों की आज की पूरी कक्षा निकल गई, लेकिन हम लोग समझ लिए ना। जी अब बार बार भाव संधि नहीं देखना, क्योंकि जब हम लोग 22वां दृष्टांत, 64वां नवमांश, 16वां फलना तो लग्न के अंशात्मक मान के रख के देखते हैं, उसी प्रकार से अष्टम भाव के नवमांश चलिए ठीक। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कभी कभी जब समूह की गतिविधियों पर आप लोग ध्यान